नमस्ते। वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज हमारी बिपिन चंद्रा की भारत के स्वतंत्रता संग्राम की श्रृंखला में हम अध्याय 29 पर चर्चा करेंगे। भारतीय पूंजीपति वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब इंडियन कैपिटलिस्ट्स एंड द नेशनल मूवमेंट। तो आज हम देख रहे हैं कि भारत के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, व्यापारी, जिन्हें हम कैपिटलिस्ट क्लास कहते हैं, वो आज़ादी की लड़ाई को लेकर क्या सोच रहे थे। उनका नजरिया क्या था? क्या वो पूरी तरह कांग्रेस के साथ थे, या फिर एक सेफ डिस्टेंस बनाकर चल रहे थे, या उनका अपना ही कोई अलग एजेंडा चल रहा था? बड़ा दिलचस्प सवाल है ये, क्योंकि बिजनेस और पॉलिटिक्स का रिश्ता हमेशा से थोड़ा पेचीदा रहा है। चलिए इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ सिर्फ कुछ गिने चुने नामों की बात नहीं कर रहे, जैसे जमनालाल बजाज या जीडी बिरला। हालांकि उनका जिक्र तो आएगा ही। हाँ, वो तो जरूरी है। पर हमारा फोकस रहेगा पूरे पूंजीपति वर्ग की रणनीति पर, मतलब एक क्लास के तौर पर, एक समूह की तरह। वो नेशनल मूवमेंट को कैसे देख रहे थे और उसके साथ कैसे इंगेज कर रहे थे। देखिए, कुछ लोग तो थे जो पूरी तरह कांग्रेस में शामिल हुए, जेल भी गए। वो सारी तकलीफें सही जो उस जमाने में एक नेशनलिस्ट झेलता था। हाँ, बिल्कुल। जमनालाल बजाज, वाड़ीलाल नालूबाई मेहता, सैमुअल लरॉन, लाला शंकर लाल, ये कुछ ऐसे ही नाम हैं। हाँ, जमनालाल बजाज का नाम तो बहुत आता है। गांधी जी के काफी करीबी माने जाते थे वो। शायद पांचवा बेटा भी कहते थे उन्हें। हाँ, बिल्कुल। और फिर कुछ ऐसे भी थे शायद जो ओपनली कांग्रेस के मेंबर नहीं बने, लेकिन पीछे से फाइनेंशियली काफी मदद करते रहे। सही। जैसे जीडी बिरला का नाम इसमें बहुत आता है, अंबालाल साराभाई, वालचंद हीराचंद। और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो छोटे व्यापारी थे, दुकानदार थे, वो तो अक्सर आंदोलनों में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, हड़तालों में शामिल होते थे। एकदम सही। और तस्वीर का एक और पहलू भी है, वो ये कि कई पूंजीपति या उनके कुछ समूह ऐसे भी थे जो या तो पूरी तरह न्यूट्रल रहे, मतलब किनारे रहे, या फिर खुलकर नेशनल मूवमेंट का विरोध भी किया, अंग्रेजों का साथ दिया। अच्छा, विरोध भी किया। हाँ, कुछ ने किया। तो मामला काफी मिला जुला है। कोई ऐसी सीधी सपाट कहानी नहीं है कि भाई सारे पूंजीपति नेशनलिस्ट थे या सारे पूंजीपति अंग्रेजों के साथ थे। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि उस बड़ी तस्वीर को समझें, उस ओवरऑल स्ट्रैटेजी को जो इस वर्ग ने एक क्लास के तौर पर अपनाई। ठीक है, तो समझने की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि ये जो भारत का पूंजीपति वर्ग था, ये इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास, क्या ये दुनिया के बाकी कॉलोनियल देशों के पूंजीपतियों जैसी ही थी, या इसमें कुछ अलग बात थी? क्योंकि आमतौर पर तो यही लगता है ना कि बिजनेस क्लास हमेशा पावर के साथ रहती है, अपना फायदा देखती है। तो अंग्रेजों के राज में तो उनका फायदा अंग्रेजों के साथ रहने में ही होना चाहिए था, है ना? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और यहीं से भारतीय पूंजीपति वर्ग की, आप कह सकते हैं, यूनिकनेस समझ आती है। भारत का जो कैपिटलिस्ट क्लास था वो कई मायनों में यूनिक था, खासकर अगर हम अफ्रीका या साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे कॉलोनियल देशों से तुलना करें। अच्छा, कैसे? पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वर्ग 19वीं सदी के मध्य से ज्यादातर अपनी स्वतंत्र पूंजी, मतलब इंडिपेंडेंट कैपिटल बेस के दम पर खड़ा हुआ और पनपा। ये विदेशी पूंजी के छोटे मोटे हिस्सेदार बनकर या कॉम्प्रोडोर बनकर नहीं उभरे। कॉम्प्राडोर, ये शब्द मैंने पहले भी सुना है, पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? थोड़ा समझाएंगे? क्या ये वैसा है जैसे आजकल कुछ लोग बड़ी विदेशी कंपनियों की एजेंसी वगैरह ले लेते हैं? हाँ, कुछ कुछ वैसा समझ सकती हैं, पर इसका मतलब थोड़ा और गहरा है। कॉम्प्रोडोर बेसिकली वो स्थानीय एजेंट या व्यापारी या बिचौलिया होता है जो विदेशी कंपनियां और विदेशी पूंजी के लिए काम करता है। उनका माल बेचना, उनके लिए कच्चा माल खरीदना, और असल में विदेशी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ही आगे बढ़ाना। अच्छा। वो विदेशी कंपनी का एक जूनियर पार्टनर जैसा होता है, जिसका अपना कोई स्वतंत्र आधार, अपनी कोई इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग नहीं होती। उसकी तरक्की विदेशी कंपनी की तरक्की पर ही निर्भर करती है। पर भारत के जो बड़े पूंजीपति थे, टाटा, बिरला, सिंघानिया, डालमिया वगैरह, वो इस तरह से नहीं उभरे थे। हाँ। उनका अपना पैसा था, अपनी कंपनियां थीं। वो अंग्रेजों के सबॉर्डिनेट पार्टनर्स नहीं थे, वो अपने दम पर खड़े हुए थे। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। मतलब वो अंग्रेजों के सिर्फ एजेंट नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक ताकत थे। ये उनके आत्मविश्वास और उनकी बाद की पॉलिटिक्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब दूसरी खास बात, ये वर्ग आर्थिक या राजनीतिक रूप से उन सामंती ताकतों, मतलब फ्यूडल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ नहीं था जो साम्राज्यवाद की समर्थक थीं। मतलब? जैसे बड़े जमींदार, राजे रजवाड़े। हाँ, बिल्कुल। जो बड़े जमींदार थे, तालुकदार थे, राजे रजवाड़े थे, जो अंग्रेजों के वफादार थे और उनके पिलर थे एक तरह से।
भारतीय पूंजीपतियों का उनके साथ कोई गहरा गठजोड़, कोई अलायंस नहीं था। उल्टे उन्होंने तो आगे चलकर जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधारों का समर्थन किया। क्या बात करें, उद्योगपति और भूमि सुधार का समर्थन। हाँ, सोचिए 1944-45 का जो मशहूर बॉम्बे प्लान था। बॉम्बे प्लान, हाँ हाँ, सुना है इसके बारे में। 8 बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर बनाया था ना? हाँ, बिल्कुल। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, JRD टाटा, GD बिरला, अर्देशीर दलाल, श्रीराम, कस्तूरभाई लालभाई, AD श्रॉफ और जॉन मथाई देश के टॉप उद्योगपति थे ये। तो इन्होंने आज़ाद भारत के लिए जो इकोनॉमिक प्लान का खाका पेश किया, उसमें बाकायदा कॉम्प्रिहेंसिव लैंड रिफॉर्म की वकालत की थी। बॉम्बे प्लान में लैंड रिफॉर्म, ये तो कमाल है। हम तो अक्सर सोचते हैं कि उद्योगपति सिर्फ इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मुनाफे की बात करते होंगे। खेती और जमीन से उनका क्या लेना देना? और ये बॉम्बे प्लान असल में था क्या? सिर्फ एक रिपोर्ट थी या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी। ये आज़ाद भारत के आर्थिक भविष्य का एक विजन था, जिसे इन बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर तैयार किया था। इसका पूरा नाम था अ ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। इसमें सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं थी। इसमें कृषि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, यहाँ तक कि प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग में कोऑपरेटिवाइजेशन, मतलब कोऑपरेटिवाइजेशन की भी बात थी। कोऑपरेटिव फार्मिंग वगैरह। हाँ, उस हद तक। उन्होंने ये माना कि जब तक गांव और किसान तरक्की नहीं करेंगे, तब तक देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी सस्टेनेबल नहीं हो सकता। और इसमें राज्य की एक बड़ी भूमिका, सिग्निफिकेंट स्टेट इंटरवेंशन की भी वकालत की गई थी। तो ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी व्यापक और दूरदर्शी थी। वो सिर्फ अपने तात्कालिक मुनाफे से कहीं आगे देख रहे थे। मतलब वो एक तरह से नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कर रहे थे, वो भी आज़ादी से पहले। ये वाकई उनकी प्रोग्रेसिव सोच को दिखाता है। हाँ, और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, 1914 से 1947 के बीच, मतलब मोटे तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर आज़ादी तक, इस वर्ग ने बहुत तेजी से विकास किया। उनकी ताकत बढ़ी, उनका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। अच्छा। और ये ग्रोथ मुख्य रूप से आयात प्रतिस्थापन यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के जरिए हुई। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी जो चीजें बाहर से आती थी उन्हें देश में बनाना। बिल्कुल। जो चीजें पहले विदेशों से, खासकर ब्रिटेन से बनकर आती थीं, उन्हें अब भारत में ही बनाना शुरू किया गया, जैसे कपड़ा, चीनी, सीमेंट, कागज, लोहा, इस्पात वगैरह। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसा आजकल मेक इन इंडिया की बात होती है। हाँ, आप इसे उस जमाने का मेक इन इंडिया कह सकती हैं। हालांकि ये सरकार की पॉलिसी से ज्यादा उद्योगपतियों की अपनी पहल और जरूरत थी। उन्होंने न सिर्फ नए उद्योग लगाए, बल्कि कई ऐसे सेक्टर्स में भी घुसपैठ की जहां पहले यूरोपीय कंपनियों का दबदबा था, और धीरे धीरे उन्हें पीछे धकेल दिया। अच्छा। 1920 के दशक के बाद तो भारत में ज्यादातर जो नया इन्वेस्टमेंट हुआ, वो भारतीय पूंजीपतियों ने ही किया। नतीजा ये हुआ कि आज़ादी मिलते मिलते भारत के घरेलू बाजार, डोमेस्टिक मार्केट के करीब 72-73% हिस्से पर, 72-73%। हाँ, और ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर के 80% से ज्यादा जमा, माने डिपॉजिट्स पर भारतीय कंपनियों का कब्जा हो चुका था। बाप रे, 70-80% कब्जा, ये आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। अंग्रेजों के रहते हुए इतना बड़ा इकोनॉमिक क्लाउड हासिल कर लेना। पर यहाँ एक सवाल फिर से उठता है, क्या ये ग्रोथ अंग्रेजों की मदद से हुई या उनकी किसी मजबूरी की वजह से, जैसे वर्ल्ड वॉर्स के दौरान उन्हें भारतीय इंडस्ट्री की जरूरत पड़ गई, या फिर ये उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा था कि चलो भारतीय बिजनेस को थोड़ा बढ़ने दो ताकि वो नेशनलिस्ट मूवमेंट से दूर रहे? यही सबसे बड़ा मिथक है जिसे ये सोर्स बिपिन चंद्रा की किताब तोड़ती है। आमतौर पे यही तर्क दिया जाता है कि ये ग्रोथ कोलोनियलिज्म का कोई बाई प्रोडक्ट थी, या डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस का हिस्सा थी, या विश्व युद्धों की देन थी। लेकिन बिपिन चंद्रा का तर्क है कि ये ग्रोथ उपनिवेशवाद के बावजूद हुई और उसके विरोध में हासिल की गई थी। अच्छा, मतलब अंग्रेजों के होते हुए भी और उनसे लड़ते हुए? ये अंग्रेजों की देन नहीं थी, बल्कि उनसे लड़कर, उनसे संघर्ष करके औपनिवेशिक ढांचे के भीतर ही अपनी जगह छीन कर, बाय रिंचिंग स्पेस फ्रॉम कोलोनियलिज्म इटसेल्फ, ये हासिल की गई थी। पर कैसे? क्या अंग्रेज सरकार की नीतियां इनके खिलाफ नहीं थी? वो तो नहीं चाहते होंगे कि भारतीय उद्योग इतने मजबूत हो। बिल्कुल खिलाफ थी। ब्रिटिश सरकार की नीतियां तो लगातार भारतीय उद्योगों को डिस्करेज करने वाली थी, चाहे वो रुपए की एक्सचेंज रेट को पाउंड के मुकाबले आर्टिफिशियली ऊंचा रखना हो। हाँ, ये करेंसी मैनिपुलेशन वाली बात। हाँ, जिससे ब्रिटिश माल सस्ता और भारतीय निर्यात महंगा हो जाए,
या फिर सरकारी खरीद में ब्रिटिश कंपनियों को प्रेफरेंस देना, डिस्क्रिमिनेटरी परचेज पॉलिसीज, या भारतीय उद्योगों पर टैक्स का ज़्यादा बोझ डालना, या फिर विदेशी पूंजी को ज़्यादा सुविधाएं देना। इन सब नीतियों के खिलाफ भारतीय पूंजीपतियों ने लगातार आवाज़ उठाई, लॉबिंग की, विरोध प्रदर्शन किए, विधानसभाओं में बहस की और तब जाकर थोड़ी बहुत रियायतें हासिल की और अपनी जगह बनाई। तो ये कहना कि उनके हित अंग्रेजों के साथ जुड़े थे, ये तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। ये तो पूरी धारणा ही पलट देता है। अगर वो अंग्रेजों से लड़कर आगे बढ़ रहे थे तो फिर तो उनका एंटी इंपीरियलिस्ट होना स्वाभाविक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो फिर वो नेशनलिस्ट मूवमेंट का खुलकर समर्थन क्यों नहीं करते थे? हमेशा हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों नहीं लिया? यही पर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है, जैसा आपने शुरू में कहा था। देखिए, उनकी जो क्लास पोजीशन थी और उनके जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, वो साफ तौर पर साम्राज्यवाद के खिलाफ थे। वो ये अच्छी तरह समझ चुके थे कि भारत का असली और तेज आर्थिक विकास तो आज़ादी के बाद ही संभव है, जब नीतियां देश के हितों के अनुसार बने, न कि लंदन के। सही बात है। और 1920 के दशक तक वो इतने मजबूत भी हो गए थे कि खुलकर एंटी इंपीरियलिस्ट स्टैंड ले सकें। लेकिन उनकी हिचकिचाहट साम्राज्यवाद का विरोध करने में नहीं थी। तो फिर किसमें थी? उनकी हिचकिचाहट थी विरोध करने के तरीके को लेकर। मतलब नेशनल मूवमेंट जिस रास्ते पर चल रहा था, उस रास्ते को लेकर उनकी कुछ चिंताएं थीं। तरीके को लेकर मतलब वो आंदोलन के तौर तरीकों से सहमत नहीं थे, गांधी जी के तरीकों से? हाँ, कुछ हद तक। उन्हें डर था कि राष्ट्रीय आंदोलन जिस रास्ते पर चल रहा है, खासकर गांधी जी के नेतृत्व में जो जन आंदोलन, मास मूवमेंट्स का रास्ता था, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो कहीं ज्यादा रैडिकल ना हो जाए। रैडिकल मतलब कहीं वो इतना उग्र ना हो जाए कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाए, हिंसा हो, संपत्ति को नुकसान पहुंचे। या फिर उन्हें ये भी डर था कि आंदोलन में कहीं समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव बहुत ज्यादा न बढ़ जाए। अच्छा, तो उनकी चिंता ये थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो व्यवस्था बनेगी, वो कहीं पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म और निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी के ही खिलाफ ना हो जाए। अच्छा, ये है वो इंटरेस्टिंग डिलेमा। समझ गई मैं। एक तरफ तो अंग्रेजों से आजादी चाहिए ताकि बिजनेस फले, अपनी नीतियां बने। हाँ, दूसरी तरफ ये डर कि आजादी की लड़ाई कहीं इतनी रैडिकल ना हो जाए कि बिजनेस ही खतरे में पड़ जाए। जैसे कोई चाहता तो है कि घर में रेनोवेशन हो, पर डरता है कि कहीं तोड़फोड़ में ज्यादा नुकसान ना हो जाए या कारीगर कुछ गड़बड़ ना कर दें। बिल्कुल सही पकड़ा। यही उनकी मूल दुविधा थी। वो साम्राज्यवाद का अंत तो चाहते थे, पर सुरक्षित तरीके से। वो चाहते थे कि सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हो, जिसमें उनके वर्ग हितों की, उनके क्लास इंटरेस्ट्स की रक्षा हो। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन तो किया, पर साथ ही उसे मॉडरेट करने की, उसे बहुत ज्यादा उग्र होने से रोकने की कोशिश भी करते रहे। उनकी एक खास रणनीति थी। रणनीति? क्या रणनीति थी? उसे कहते हैं दबाव, समझौता, दबाव, प्रेशर, कॉम्प्रोमाइज, प्रेशर, या पीसीपी स्ट्रैटेजी। पीसीपी स्ट्रैटेजी, ये क्या है? सुनने में किसी मैनेजमेंट फंडा जैसा लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। इसका मतलब था कि वो राष्ट्रीय आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाते थे, अपनी मांगे मनवाने के लिए। ठीक है, प्रेशर। फिर जब सरकार को झुकती थी या बातचीत का मौका आता था, तो वो समझौते के पक्ष में हो जाते थे, ताकि आंदोलन ज्यादा रैडिकल ना हो, कंट्रोल में रहे। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज। और फिर जब लगता था कि समझौता ठीक नहीं है या सरकार फिर से मनमानी कर रही है, वादा खिलाफी कर रही है, तो दोबारा दबाव बनाने के लिए आंदोलन का समर्थन करते थे। प्रेशर, फिर से प्रेशर। पीसीपी, बड़ा महीन खेल था ये तो, एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट। हाँ बिल्कुल, ये उनकी सोची समझी रणनीति थी। अब ये समझते हैं कि ये वर्ग, जो अब तक शायद अलग अलग शहरों में अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर रहा था, एक संगठित राजनीतिक ताकत के रूप में कैसे उभरा। मतलब एक क्लास फॉर इटसेल्फ कैसे बना, जो अपने हितों के प्रति सचेत हो। क्या इन्होंने अपना कोई संगठन बनाया? हाँ, ये जरूरी सवाल है। हाँ बिल्कुल, एक वर्ग के रूप में संगठित होना उनके लिए बहुत जरूरी था, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। 1920 के दशक की शुरुआत से ही जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जैसे जो दूरदर्शी पूंजीपति थे, वो कोशिश कर रहे थे कि भारत के सभी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट का एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया जाए। पर इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या अलग अलग शहरों में पहले से व्यापारियों के मंडल या एसोसिएशंस नहीं थे? बिल्कुल थे। जैसे बॉम्बे में मिल ओनर्स एसोसिएशन था, कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर था, पर वो ज़्यादातर लोकलाइज थे और उतने प्रभावी नहीं थे नेशनल लेवल पर।
जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय भारत में जो यूरोपीय बिजनेस था उनकी अपने संगठन बहुत मजबूत और प्रभावशाली थे। अच्छा, जैसे बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स या एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जिसे असोचम कहते हैं जी। ये संगठन एकजुट होकर सरकार पर दबाव डालते थे और अपनी बातें मनवा लेते थे, और अक्सर उनकी बातें भारतीय हितों के खिलाफ होती थीं। तो भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों को लगा कि अगर उन्हें सरकार के सामने अपनी बात वजनदार तरीके से रखनी है और इस यूरोपीय लॉबी का मुकाबला करना है, तो उन्हें भी एक यूनिफाइड नेशनल वॉइस बनानी होगी। जैसे कहते हैं ना, एकता में शक्ति है। अकेले अकेले उनकी आवाज उतनी सुनी नहीं जाती थी। बात तो सही है, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो क्या बना फिर, कौन सा संगठन बना? इसी प्रयास का नतीजा था 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी फिक्की का गठन। फिक्की, हाँ, ये नाम तो आज भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल। इसके गठन में जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास की केंद्रीय भूमिका थी, और कहते हैं कि महात्मा गांधी ने भी इसके गठन को अपना आशीर्वाद दिया था। फिक्की बहुत तेजी से बढ़ा और इसमें पूरे भारत के उद्योगपति और व्यापारी जुड़ गए। जल्द ही ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता दोनों फिक्की को भारतीय पूंजीपति वर्ग की प्रतिनिधि आवाज, रिप्रेजेंटेटिव वॉइस और उनकी आम सहमति, ओवरऑल कंसेंसस का प्रतीक मानने लगे। तो फिक्की वही काम करने लगा जो आज भी फिक्की या सीआईआई जैसी संस्थाएं करती हैं, इंडस्ट्री की बात सरकार तक पहुंचाना, लॉबिंग करना। हाँ, वो तो था ही, वो तो उसका मुख्य काम था ही। पर फिक्की के नेताओं ने अपनी भूमिका को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखा। उनका विजन इससे कहीं बड़ा था। उन्होंने खुद को सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप या लॉबी नहीं माना। तो क्या माना? उन्होंने खुद को व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के राष्ट्रीय संरक्षक, यानी नेशनल गार्डियंस ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रूप में देखा। उनका मानना था कि जब तक देश आज़ाद नहीं होता और अपनी सरकार नहीं बनती, तब तक औपनिवेशिक भारत में, इकोनॉमिक स्फेयर में, एक तरह से राष्ट्रीय सरकार, नेशनल गवर्नमेंट के जो काम होने चाहिए, वो जिम्मेदारी एफआईसीसी निभाएगा। अरे वाह, नेशनल गार्डियंस, मतलब वो खुद को एक तरह की शैडो इकोनॉमिक गवर्नमेंट समझ रहे थे। ये तो बहुत ही एम्बिशियस सोच है। बिल्कुल। और इसी भूमिका को निभाते हुए भारतीय पूंजीपतियों ने, जिनमें उस दौर के कुछ बेहतरीन दिमाग शामिल थे, साम्राज्यवाद की एक बहुत ही व्यापक और गहरी आर्थिक आलोचना, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ इंपीरियलिज्म विकसित की। उन्होंने सिर्फ अपनी तकलीफें नहीं बताईं, बल्कि पूरे सिस्टम को एनालाइज किया कि कैसे अंग्रेज भारत का आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। कैसे, किन तरीकों से शोषण हो रहा था, ये उन्होंने कैसे बताया? क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट वगैरह निकाली या भाषणों में कहा? फिक्की के मंच से, उनके भाषणों में, सरकार को भेजे गए उनके ज्ञापनों, माने मेमोरेंडम्स में, ये आलोचना लगातार झलकती थी। उन्होंने लगभग हर पहलू को उजागर किया। जैसे कि एक तो होम चार्जेस, मतलब भारत से पैसा इंग्लैंड भेजा जाना। इसमें भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के दफ्तर का खर्च, भारत में काम कर चुके अंग्रेज अफसरों की पेंशन, इंग्लैंड में भारत के लिए खरीदे गए फौजी सामान का भुगतान, ये सब भारत के खजाने से जाता था। ये सीधी लूट थी। फिर व्यापार नीतियां, कैसे भारत को सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर और ब्रिटेन के तैयार माल का बाजार बना के रखा गया था। फ्री ट्रेड के नाम पर भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाया गया। वित्त और बैंकिंग, कैसे भारत की पूंजी और बैंकिंग सिस्टम पर अंग्रेजों का कब्जा था और उसका इस्तेमाल ब्रिटिश हितों के लिए होता था। मुद्रा नीति, ये रुपए स्टर्लिंग रेशो वाली बात, कैसे रुपए की एक्सचेंज रेट को जानबूझकर पाउंड स्टर्लिंग के पक्ष में रखा जाता था, जिससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान और ब्रिटिश आयातकों को फायदा होता था। विदेशी निवेश, कैसे विदेशी निवेश से होने वाला मुनाफा वापस ब्रिटेन चला जाता था और भारत में उसका री इन्वेस्टमेंट कम होता था। इतने नहीं, उन्होंने असमान विनिमय, माने अनइक्वल एक्सचेंज जैसी काफी एडवांस्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स का भी इस्तेमाल किया, जहां शायद विकासशील देशों को उतनी वैल्यू नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आज भी बहुत रिलेवेंट है। मूल विचार वही है कि जब दो देश जिनकी टेक्नोलॉजी, मजदूरी दरें और उत्पादन क्षमता, प्रोडक्टिविटी लेवल्स बहुत अलग अलग हों, वो व्यापार करते हैं, तो भले ही कागज पर व्यापार संतुलित दिखे, असल में कम उत्पादकता वाले देश से ज्यादा मूल्य, ज्यादा वैल्यू उच्च उत्पादकता वाले देश की तरफ बहता है। अच्छा, भारतीय पूंजीपति ये समझ रहे थे कि भारत कच्चा माल जो कम मूल्य का होता है निर्यात करके, और तैयार माल जो ज्यादा मूल्य का होता है आयात करके, कैसे लगातार घाटे में रह रहा है, और ब्रिटिश नीतियां इसे कैसे बढ़ावा दे रही हैं। और मजे की बात यह है कि कांग्रेस के नेता भी इन पूंजीपतियों की आर्थिक समझ, इकोनॉमिक एक्सपर्टीज का लोहा मानते थे। दादाभाई नौरोजी के बाद अगर किसी ने इंपीरियलिज्म की इकोनॉमिक क्रिटिक को आगे बढ़ाया तो वो यही लोग थे, और कई राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर कांग्रेस के नेता उनकी सलाह लेते थे और सम्मान करते थे।
तो इसका मतलब फिक्की सिर्फ एक बिजनेस लॉबी नहीं रह गई थी, वो आर्थिक राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक नेशनलिज्म की एक बड़ी आवाज बन गई थी और राजनीति में भी दखल देने लगी थी। ने राजनीति में भी प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करना होगा, इंटरवीन इफेक्टिवली इन पॉलिटिक्स। और वो अब इतने मजबूत भी हो गए थे कि ऐसा कर सकें। जैसा कि फिक्की के अध्यक्ष सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने 1928 में फिक्की के दूसरे ही वार्षिक सत्र एनुअल सेशन में ऐलान किया था, हम अपनी राजनीति को अपनी अर्थव्यवस्था से अलग नहीं रख सकते। We can no more separate our politics from our economics. ये एक लैंडमार्क स्टेटमेंट था। We can no more separate our politics from our economics. ये तो बिल्कुल सीधी और दो टूक बात है। इससे साफ है कि वो समझ गए थे कि बिजनेस और पॉलिटिक्स अलग-अलग नहीं चल सकते, खासकर गुलामी के दौर में तो बिल्कुल नहीं। उनके लिए इसका मतलब था कि जब तक देश पॉलिटिकली गुलाम है, तब तक न तो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स पूरी तरह सुरक्षित हैं और न ही देश का स्वतंत्र इकोनॉमिक डेवलपमेंट संभव है। इसलिए राजनीति में शामिल होना, और वो भी किसके पक्ष में? भारतीय राष्ट्रवाद, इंडियन नेशनलिज्म के पक्ष में। ये उनके लिए एक मजबूरी भी थी और जरूरत भी। पुरुषोत्तम दास ने उसी भाषण में आगे कहा था, भारतीय वाणिज्य और उद्योग राष्ट्रीय आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और वास्तव में इसके अभिन्न अंग हैं। इसकी वृद्धि के साथ बढ़ रहे हैं और इसकी ताकत के साथ मजबूत हो रहे हैं। Indian commerce and industry are intimately associated with and are indeed an integral part of the national movement, growing with its growth and strengthening with its strength. क्या बात है, मतलब उन्होंने अपनी किस्मत को, अपने बिजनेस की किस्मत को देश की आज़ादी की लड़ाई की किस्मत से पूरी तरह जोड़ लिया था। ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, बहुत बड़ा कदम था। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जीडी बिरला ने 1930 में, जब देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जोरों पर था, खुलकर कहा, हमारे देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में सरकार को हमारे विचारों से सहमत कराना असंभव है। एकमात्र समाधान यह है कि प्रत्येक भारतीय व्यवसायी उन लोगों के हाथों को मजबूत करे जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। It is impossible in the present political condition of our country to convert the government to our views. The only solution lies in every Indian businessman strengthening the hands of those who are fighting for the freedom of our country. वाह, strengthening the hands of those who are fighting for the freedom of our country. ये तो सीधा सीधा राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन का ऐलान था। तो संक्षेप में कहें तो भारतीय पूंजीपति वर्ग ने कम से कम अपने नेतृत्व के स्तर पर यह पहचान लिया था कि उनके दीर्घकालिक हित साम्राज्यवाद के खिलाफ और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ हैं। बिल्कुल, उन्होंने समझ लिया था कि कॉलोनियलिज्म उनके पैरों की बेड़ी है और आज़ाद भारत का आसमान ही उनके उड़ने के लिए खुला होगा। फिक्की के मंच से उन्होंने न केवल अपनी आर्थिक मांगें उठाईं, बल्कि साम्राज्यवाद की नीतियों की धज्जियां उड़ाईं और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का इरादा भी जाहिर किया, भले ही अपनी शर्तों और अपनी रणनीति के साथ। तो ये थी भारतीय पूंजीपति वर्ग के उभार की कहानी, उनकी अनोखी प्रकृति, उनका साम्राज्यवाद विरोधी नजरिया, उनकी दुविधाएं और उनका संगठित होकर फिक्की के जरिए राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की शुरुआत। वाकई उनका रिश्ता नेशनल मूवमेंट के साथ बड़ा लेयर्ड और स्ट्रेटेजिक था, कोई सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट मामला नहीं था ये। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये रिश्ता स्टैटिक नहीं रहा, स्थिर नहीं रहा, बल्कि समय और परिस्थितियों के साथ बदलता रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉन्क्रीट तौर पर अलग अलग राष्ट्रीय आंदोलनों जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका क्या रही, कांग्रेस के साथ उनके संबंध कैसे विकसित हुए और उन्होंने उस पीसीपी स्ट्रैटेजी को कैसे अमल में लाया। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक बड़े पेचीदा लेकिन फैसिनेटिंग पहलू को खंगाल रहे हैं। हमारे देश का जो पूंजीपति वर्ग था, द कैपिटलिस्ट क्लास, आज़ादी की लड़ाई में उनका क्या स्टैंड था, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? क्योंकि सोर्स मटेरियल तो यही इशारा करता है कि हाँ, आज़ादी उन्हें भी चाहिए थी, एंटी इंपीरियलिस्ट वो भी थे, लेकिन उनका तरीका कांग्रेस के मास मूवमेंट्स जो सड़क पर उतरकर होता था उससे काफी अलग था। एक तरह से वो अपना अलग ही गेम खेल रहे थे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो साम्राज्यवाद विरोधी थे। ब्रिटिश रूल से उन्हें भी दिक्कतें थीं, इकोनॉमिक पॉलिसी से परेशानी थी, पर लड़ाई का तरीका, जो मेथड था, उस पर बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस था कांग्रेस और इनके बीच। जैसा आपने कहा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ यानी संविधान के दायरे में रहकर बातचीत, नेगोशिएशन, असेंबली में बहस, इन तरीकों को छोड़ने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। मास सिविल डिसोबीडियंस यानी हजारों लाखों लोगों का सड़क पर उतरकर कानून तोड़ना, उससे वो कतराते थे,
उसे वो लास्ट रिजॉर्ट मानते थे, फर्स्ट ऑप्शन नहीं। हाँ, और यही सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्यों मास मूवमेंट से ऐसा परहेज क्यों, जबकि वही तो वो चीज थी जिससे अंग्रेजों पर असली प्रेशर बनता था, माहौल गर्म होता था। क्या डर था उन्हें? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें डर था कि ये भीड़, ये मासेस कल को उनके ही खिलाफ ना हो जाए? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। पहला पॉइंट यही लेते हैं, मास सिविल डिसोबीडियंस से ये दूरी क्यों? इसके पीछे मल्टीपल लेयर्स थे, जैसा सोर्सेस से उभर कर आता है। सबसे बड़ा डर, और ये साफ तौर पर उनके लेटर्स में दिखता है, जैसे लालजी नारंगजी ने मार्च 1930 में पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास को लिखा भी था कि अगर ये मास सिविल डिसोबीडियंस लंबा खिंच गया, कंट्रोल से बाहर हो गया, तो कहीं ये सोशल सेंस में रेवोल्यूशनरी न बन जाए। अच्छा, मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, जो कैपिटलिज्म की पूरी बुनियाद है, कहीं उसी पर सवाल ना उठने लगे। सोचिए, जैसे आजकल कोई बड़ा किसान आंदोलन या फैक्ट्री वर्कर्स की हड़ताल होती है, तो मालिकों के मन में एक डर बैठ जाता है ना कि कहीं ये लोग ज्यादा रैडिकल ना हो जाए, कहीं पूरी व्यवस्था ही ना पलट दें। हाँ, ये व्यवस्था पलट जाने का डर। मतलब उन्हें चिंता थी कि जिस अथॉरिटी को आज अंग्रेजों के खिलाफ चैलेंज किया जा रहा है, कल स्वराज आने के बाद वही डिसरिगार्ड फॉर अथॉरिटी, वही सत्ता को ना मानने की आदत उनकी अपनी सरकार के लिए, उनके अपने इकोनॉमिक सिस्टम के लिए डिजास्टर्स आफ्टर इफेक्ट्स न ले आए। जैसे घर में बच्चे अगर बड़ों के बिल्कुल सुनना बंद कर दें तो माँ बाप को चिंता होती है ना कि ये तो डिसिप्लिन ही खत्म हो जाएगा। कुछ वैसा ही डर उन्हें स्टेट लेवल पर लग रहा था। एग्जैक्टली ये एक फंडामेंटल चिंता थी उनकी क्लास इंटरेस्ट को लेकर। दूसरा कारण ज्यादा प्रैक्टिकल था, डे टू डे सर्वाइवल से जुड़ा हुआ, रोजमर्रा का बिजनेस चलता रहे, ये उनके लिए सबसे जरूरी था। फैक्ट्रीज चलनी चाहिए, माल बिकना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। सरकार के साथ एक प्रोलॉन्ग्ड ऑल आउट हॉस्टिलिटी यानी लंबी चौतरफा लड़ाई का मतलब था बिजनेस ठप। बिल्कुल। इमेजिन कीजिए, महीनों तक देश भर में हड़तालें, ट्रांसपोर्ट बंद, बंदरगाहों पर काम ठप, उनका तो पूरा वजूद ही खतरे में पड़ जाता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज अगर हफ्तों तक मार्केट बंद रहे तो छोटे दुकानदार से लेकर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक सबकी हालत खराब हो जाती है। इकोनॉमिक सर्वाइवल पहली प्रायोरिटी थी। ओके, तो बिजनेस कंटिन्यूटी और अपने क्लास इंटरेस्ट्स की हिफाजत, ये बड़े फैक्टर्स थे। लेकिन फिर सोर्स ये भी कहता है कि वो असेंबलीज में, कॉन्फ्रेंसेस में, यहाँ तक कि वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी हिस्सा लेने को तैयार थे। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता? एक तरफ अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए, दूसरी तरफ उनके ही बनाए सिस्टम में पार्टिसिपेशन। क्या ये एक तरह का सरेंडर नहीं था या सिस्टम में कोऑप्ट हो जाना नहीं था? कई लोग इसे कोलैबोरेशन भी कह सकते हैं। देखिए, सोर्सेस इस नजरिए को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि इसे कोऑप्शन या सरेंडर की तरह देखना सिंप्लीफिकेशन होगा। वो इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेसेस को, इन मंचों को एक इफेक्टिव ऑपोजिशन यानी एक असरदार विरोध दर्ज कराने के प्लेटफॉर्म की तरह देखते थे। उनका तर्क ये था, और इसमें दम भी है, कि अगर वो पूरी तरह बॉयकॉट करेंगे तो मैदान खाली छोड़ देंगे, और उस खाली मैदान में कौन खेलेगा? हाँ, ब्लैक लेग्स, ये शब्द सोर्स ने इस्तेमाल हुआ है। मतलब वो लोग जो शायद असली नेशनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते, जो शायद सरकार के ज्यादा पिट्ठू हों, वो लोग फिर बिना किसी रोक टोक के ऐसे कानून पास करवा लेंगे जो देश की इकोनॉमी और खासतौर पर भारतीय बिजनेसेस के लिए बहुत नुकसानदायक हों। अच्छा। सोचिए, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर ऑपोजिशन संसद से वॉकआउट कर दे तो सरकार के लिए कोई भी कंट्रोवर्शियल बिल पास करना कितना आसान हो जाता है। तो वो इस वैक्यूम को नहीं बनने देना चाहते थे। अच्छा, तो ये लेसर इविल वाला आर्ग्यूमेंट हुआ कि चलो अंदर रहकर लड़ते हैं, कम से कम अपनी बात तो रख पाएंगे, बजाय इसके कि मैदान पूरी तरह उन लोगों के लिए छोड़ दिया जाए जो हमारे हितों के खिलाफ है। या फिर इसे अपने शर्तों पर भागीदारी, पार्टिसिपेट ऑन देयर ओन टर्म्स वाली स्ट्रेटजी कहना ज्यादा सटीक होगा। बिल्कुल, पार्टिसिपेट ऑन देयर ओन टर्म्स, ये फ्रेज उनकी स्ट्रैटेजी को बेहतर तरीके से कैप्चर करता है। ये कोई अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं थी कि अंग्रेज जो भी क्रम्स फेंक रहे हैं उसे उठा लो। फंडामेंटल्स पर, बुनियादी उसूलों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। अगर ब्रिटिश सरकार का कोई प्रस्ताव देश की मिनिमम नेशनल डिमांड्स या उनके अपने वर्ग की जरूरी मांगों से बहुत कम होता था तो वो उसे रिजेक्ट करने में हिचकिचाते नहीं थे। इसका एक ठोस उदाहरण 1934 का है। फिकी, जो उस समय भारतीय पूंजीपतियों की सबसे बड़ी और मुखर आवाज थी, उसने ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया को सिरे से खारिज कर दिया। अच्छा, और वजह? और वजह क्या बताई कि ये रिपोर्ट तो व्हाइट पेपर के प्रपोजल से भी ज्यादा रिएक्शनरी है।
यानी प्रतिक्रियावादी है, देश को आगे ले जाने के बजाय पीछे धकेलने वाली है। ये दिलचस्प है। मतलब वो पार्टिसिपेशन तो कर रहे थे, लेकिन अपनी एक लक्ष्मण रेखा खींचकर। सौदा पटा तो ठीक, नहीं तो हम साथ नहीं। वो मोल भाव कर रहे थे, अपनी बार्गेनिंग पावर बनाए हुए थे। ये दिखाता है कि वो नाइव नहीं थे, पॉलिटिकल गेम को समझ रहे थे। एग्जैक्टली। और वो एक और बहुत जरूरी बात समझते थे, जिसका जिक्र सोर्सेज में बार बार आता है। काउंसिल्स वगैरह में घुसने का, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स करने का फायदा तभी है जब देश की मेन पॉलिटिकल फोर्स भी उसमें शामिल हो। एनआर सरकार ने 1934 में ये बात साफ कही थी, अनलेस द नेशन ऑल्सो डिसाइड्स टू एंटर देम। अकेले चिड़िया क्या बाहर लाएगी वाली बात थी। हाँ, सही है। अगर कांग्रेस, जो उस समय देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, वो बॉयकॉट कर रही है, तो इनके अकेले जाने से ना तो क्रेडिबिलिटी बनती, ना ही कोई खास वजन पड़ता, बल्कि उल्टे नेशनल मूवमेंट से कट जाने का खतरा था। यानी कांग्रेस का साथ या कम से कम उसकी सहमति जरूरी थी। ये दिखाता है कि वो पॉलिटिकल रियलिटी को लेकर कितने प्रैग्मेटिक थे। वो जानते थे कि असली मैस सपोर्ट, असली जमीनी ताकत कांग्रेस के पास है। सिर्फ बिजनेस लॉबी बनाकर वो अंग्रेजों से ज्यादा कुछ नहीं उगलवा सकते। उन्हें कांग्रेस के पॉलिटिकल कैपिटल की जरूरत थी। बिल्कुल। इसीलिए वो कोशिश करते थे कि ब्रिटिश सरकार से किसी भी बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल या इकोनॉमिक मुद्दे पर बातचीत या फैसला कांग्रेस को भरोसे में लिए बिना या उसके पीछे से न किया जाए। वो जानते थे कि असली डिलीवरी मैकेनिज्म, यानी किसी भी समझौते को जमीन पर लागू करवाने की क्षमता, वो कांग्रेस के पास ही थी। इसका कोई ठोस उदाहरण मिलता है हमें सोर्सेज में, जहां उन्होंने कहा हो कि भाई कांग्रेस नहीं तो हम भी नहीं? हाँ, 1930 का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी का वाकया इसका बेहतरीन उदाहरण है। जब अंग्रेजों ने लंदन में पहली आरटीसी बुलाई भारतीय नेताओं से बात करने के लिए, तो लिबरल्स तो चले गए, लेकिन फिकी ने अपने सदस्यों को सलाह दी कि वो इसका बॉयकॉट करें। अच्छा। और उनका तर्क बहुत साफ था, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर पर कोई भी कॉन्फ्रेंस तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसमें महात्मा गांधी एक फ्री एजेंट के तौर पर शामिल ना हो, या कम से कम उनकी रजामंदी, अप्रूवल ना हो। ये तो बहुत बड़ा स्टैंड था उस समय। सिर्फ गांधी जी का सम्मान था या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन भी थी? दोनों बातें थीं। सोर्सेज दो मुख्य कारण बताते हैं। एक, वो नहीं चाहते थे कि दुनिया के सामने भारत बटा हुआ दिखे। अगर कांग्रेस बाहर है और बाकी ग्रुप्स अंदर, तो अंग्रेजों को डिवाइड एंड रूल का सीधा मौका मिल जाता। सही बात है। दूसरा, और शायद ज्यादा अहम, वो जानते थे कि असल में डिलीवर द गुड्स, यानी किसी भी समझौते को भारत में मनवाने और लागू करवाने की ताकत सिर्फ कांग्रेस के पास है। जैसा कि अंबालाल साराभाई ने नवंबर 1929 में कहा था, और सोर्स उसे कोट करता है, माइनस द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस, द गवर्नमेंट विल नॉट लिसन टू यू। सरकार आपकी बात पर वजन ही नहीं देगी अगर आपके पीछे कांग्रेस का पॉलिटिकल वेट नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है। अगर आपकी यूनियन स्ट्रांग नहीं है, तो मैनेजमेंट आपकी मांगे क्यों मानेगा? सही बात है। पावर डायनामिक्स की गहरी समझ थी उन्हें। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये असेंबलीज, कॉन्फ्रेंसेस, बातचीत, यही उनका फाइनल गोल था? क्या वो मानते थे कि बस इसी रास्ते पर चलते चलते धीरे धीरे टुकड़ों में सुधार मिलते जाएंगे और एक दिन पूर्ण स्वराज आ जाएगा? क्या वो ग्रेजुअलिज्म में यकीन रखते थे? नहीं, सोर्स इस पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उनके लिए एंड गोल नहीं था, और ना ही वो ग्रेजुअलिज्म के कायल थे। अगर ऐसा होता तो वो लिबरल्स के साथ खड़े होते, जिनकी फिलॉसफी ही यही थी। पर वो किसके साथ खड़े थे? मोटे तौर पर कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ, हाँ। जिसने बार बार नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, यानी गैर संवैधानिक संघर्ष का रास्ता अपनाया, जिसमें मास सिविल डिसोबीडियंस जैसा रैडिकल कदम भी शामिल था। पूंजीपति वर्ग खुद भी जरूरत पड़ने पर संघर्ष के दूसरे रूपों को खारिज नहीं करता था। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिसिपेशन उनके लिए स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा था, एक टूल था, मंजिल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूरत पड़ने पर वो मास मूवमेंट्स के लिए भी तैयार थे, या कम से कम उसे एक वायबल ऑप्शन मानते थे, भले ही रिजर्वेशंस के साथ। हाँ बिल्कुल, वो इसे एक जरूरी हथियार की तरह देखते कि जिसके इस्तेमाल से बचा जाए तो अच्छा, लेकिन जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना ही होगा। इसका एक बड़ा उदाहरण जीडी बिरला का है। बिरला बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे और कांग्रेस लीडरशिप, खासकर गांधी जी के काफी करीब थे।
1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुए तो बिरला ने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए मनाने में अहम भूमिका निभाई। हाँ। लेकिन साथ ही उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों जैसे लॉर्ड हैलिफैक्स और लॉर्ड लोथियन को चेताया भी। सोर्स बताता है कि बिरला ने साफ कहा था कि कांग्रेस सिर्फ संविधान चलाने नहीं आ रही है, वो इसे अपने लक्ष्य आजादी की तरफ बढ़ने के एक साधन की तरह इस्तेमाल करेगी। अच्छा। और अगर ब्रिटिश गवर्नर्स और ब्यूरोक्रेसी ने प्ले द गेम नहीं किया, यानी सही तरीके से कोऑपरेट नहीं किया, या 2-3 साल में कोई मीनिंगफुल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस यानी संवैधानिक प्रगति नहीं हुई, तो कांग्रेस डायरेक्ट एक्शन पर उतर आएगी। और डायरेक्ट एक्शन का मतलब उन्होंने साफ बताया, नॉन वायलेंट मास सिविल डिसोबीडियंस। अच्छा, तो ये हमें लाता है मास सिविल डिसोबीडियंस पर, उनके रवैये के कोर इशू पर, जिसे सोर्स बहुत कॉम्प्लेक्स कहता है। एक तरफ तो डर है क्रांति का, बिजनेस लॉस का, एनार्की का। दूसरी तरफ, जैसा आपने अभी बिड़ला का उदाहरण दिया, वो इसे एक अनअवॉइडेबल वेपन भी मानते थे कंसेशंस लेने के लिए। ये डुअलिटी, ये विरोधाभास कैसे मैनेज करते थे वो? हाँ, ये डुअलिटी उनके एक्शंस और स्टेटमेंट्स में साफ झलकती है। डर वाले हिस्से पर हमने बात की, सोशल रेवोल्यूशन का डर, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन का डर, लेकिन वो इसकी नेसेसिटी मतलब जरूरत और यूटिलिटी यानी उपयोगिता को भी बखूबी समझते थे। उन्हें पता था कि ब्रिटिश सरकार इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। उससे मीनिंगफुल कंसेशंस हासिल करने के लिए न सिर्फ अपने वर्ग के हितों के लिए बल्कि देश के ब्रॉडर नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी मास मूवमेंट का प्रेशर बनाना जरूरी है। अंग्रेजों पर दबाव डालने का इससे कारगर तरीका शायद ही कोई और था उस वक्त। ये वैसा ही है जैसे निगोशिएशंस में अगर आपके पास स्ट्राइक पर जाने का ऑप्शन ना हो तो मैनेजमेंट आपकी क्यों सुनेगा। यानी प्रेशर टैक्टिक्स की तरह कि देखो भाई, अगर हमारी बात शांति से टेबल पर नहीं मानोगे तो फिर ये मास मूवमेंट का सैलाब है जो फिर से शुरू हो सकता है या और तेज हो सकता है। ये एक बार्गेनिंग चिप की तरह था। एग्जैक्टली, बार्गेनिंग चिप। सोर्स में इसका एक जबरदस्त उदाहरण मिलता है। जनवरी 1931 में जब पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जोरों पर था और गांधी इरविन पैक्ट की बातचीत चल रही थी, जीडी बिड़ला ने पुरुषोत्तम दास को लिखा, इसमें कोई शक नहीं कि हमें इस समय जो कुछ भी मिल रहा है, यानी ब्रिटिश सरकार जो भी रियायतें देने को तैयार दिख रही है, वो पूरी तरह से गांधी जी के आंदोलन के कारण है। हाँ। अगर हमें वो हासिल करना है जो हम चाहते हैं, तो मौजूदा आंदोलन को धीमा नहीं पड़ने देना चाहिए। ये साफ दिखाता है कि वो आंदोलन की बार्गेनिंग पावर को न सिर्फ समझ रहे थे बल्कि उसे मेंटेन रखना चाहते थे नेगोशिएशन के दौरान। ये तो कमाल है। मतलब दिल में डर भी है कि आंदोलन हाथ से ना निकल जाए, लेकिन दिमाग कह रहा है कि यही आंदोलन हमारी ताकत है, इसी से कंसेशंस मिलेंगे। तो जब वो आंदोलन वापस लेने या कॉम्प्रोमाइज की बात करते थे, जैसा सोर्स कहता है कि वो अक्सर सरकार और कांग्रेस के बीच मीडिएट करने की कोशिश भी करते थे शांति के लिए, तब भी उनका मकसद सिर्फ शांति नहीं बल्कि फेवरेबल टर्म्स पर शांति हासिल करना होता था। प्रिसाइजली। जब उन्हें लगता था कि आंदोलन अब ज्यादा खींचना रिस्की हो सकता है, या शायद वायलेंस बढ़ रही है, या बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तब वो कॉम्प्रोमाइज की तरफ झुकते थे। लेकिन सोर्स ये भी साफ करता है कि ये कॉम्प्रोमाइज किसी भी कीमत पर नहीं होता था। वो ठोस रियायतें मिलने के बाद ही समझौते के पक्ष में होते थे। अच्छा। वो आंदोलन या उसे फिर से शुरू करने की धमकी को एक लेवरेज की तरह इस्तेमाल करते थे। सोर्स कहता है कि उनकी एंजाइटी फॉर पीस यानी शांति के इच्छा का मतलब सरेंडर करना या अपनी डिमांड्स को डाइल्यूट करना नहीं था। वो चाहते थे कि कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन ऑन फेवरेबल टर्म्स, जहां नेशनल इंटरेस्ट्स और उनके अपने क्लास इंटरेस्ट्स दोनों सिक्योर हों। ये बैलेंस साधना तो वाकई बहुत मुश्किल रहा होगा। इट्स लाइक वॉकिंग अ टाइट रोप। एक तरफ आंदोलन को फ्यूल देना है ताकि प्रेशर बना रहे, दूसरी तरफ उसे हद से ज्यादा भड़कने से रोकना है ताकि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ना हो जाए, और फिर सही मोमेंट पर सही टर्म्स पर कॉम्प्रोमाइज करवाना। हाँ, और इस डुअल ऑब्जेक्टिव को, इस दोहरे मकसद को जीडी बिरला ने जनवरी 1931 में लिखे एक और पत्र में बहुत खूबसूरती से आर्टिकुलेट किया था। जैसा सोर्स बताता है, हमारे 2 उद्देश्य होने चाहिए। एक, हमें सही अवसर पर कूदकर सुलह कॉन्सिलिएशन की कोशिश करनी चाहिए, और दूसरा, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उन लोगों के हाथ कमजोर हों
जिनके प्रयासों से यानी गांधी जी और कांग्रेस के मास मूवमेंट से हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। वाह, कितना क्लियर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। डोंट वीकन योर बार्गेनिंग पावर व्हाइल सीकिंग पीस। वाकई। अब एक और बहुत जरूरी सवाल मन में आता है, क्या कांग्रेस की बढ़ती हुई मिलिटेंसी या उसके अंदर बढ़ते हुए सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस के डर से पूंजीपति वर्ग कभी इतना घबराया कि उसने अंग्रेजों का साथ दे दिया हो कांग्रेस को दबाने में? क्या कभी ऐसा मोमेंट आया जब उन्हें लगा हो कि यार ये कांग्रेस तो बहुत ज्यादा रेडिकल हो रही है, अब तो अंग्रेजी भले, चलो सरकार का साथ देते हैं इसे कुचलने में? सॉस इस सवाल का जवाब बहुत जोर देकर नहीं में देता है। नेवर। ये उनकी स्ट्रैटेजी का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। चाहे वो किसी खास समय पर मैस सिविल डिसोबीडियंस के कितने ही खिलाफ क्यों न रहे हों, उसके तरीकों से कितने ही असहमत क्यों न हों, उन्होंने उसे दबाने, रिप्रेसिंग के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट का, अंग्रेजी सरकार का कभी समर्थन नहीं किया। उल्टा हुआ। अच्छा। वो लगातार सरकार पर प्रेशर डालते थे कि रिप्रेशन बंद करो, दमन चक्र रोको, कांग्रेस और प्रेस पर लगे प्रतिबंध हटाओ, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करो, और ये जो ऑर्डिनेंसेस के जरिए आर्बिट्रेरी रूल यानी मनमाना शासन चल रहा है, इसे बंद करो। वो मानते थे कि किसी भी मीनिंगफुल नेगोशिएशन के लिए पहले माहौल ठीक होना चाहिए, रिप्रेशन खत्म होना चाहिए। तब भी जब कांग्रेस अपने पीक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मास फेज में थी, जब आंदोलन बहुत तेज था, शायद हिंसक भी हो रहा था कहीं कहीं। सोर्स का एनालिसिस है कि खासकर लेट 1920s के बाद कांग्रेस के रेडिकलाइजेशन के डर से न तो वो इंपीरियलिज्म के समर्थक बन गए, न ही उन्होंने पब्लिकली कांग्रेस की निंदा की या खुद को उससे अलग किया। अंदरूनी तौर पे मतभेद हो सकते थे, प्राइवेटली वो क्रिटिसिज्म कर सकते थे, कॉम्प्रोमाइज के लिए दबाव डाल सकते थे, लेकिन पब्लिकली उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ या सरकार के पक्ष में रिप्रेशन को जस्टिफाई नहीं किया। They maintained a broad unity with the national movement even when they disagreed with its tactics. तो क्या ये रवैया, ये स्ट्रैटेजी शुरू से ऐसी ही थी या समय के साथ इसमें कोई एवोल्यूशन, कोई बदलाव आया? नहीं, इसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस आए और ये एवोल्यूशन देखना बहुत जरूरी है उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए। सोर्स बताता है कि शुरू में ऐसा नहीं था। जैसे स्वदेशी मूवमेंट 1905-8 के दौरान ज्यादातर बड़े पूंजीपति बॉयकॉट आंदोलन के विरोधी थे। उन्हें लगता था कि इससे उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस खराब होगा, स्टेबिलिटी बिगड़ेगी। हाँ, अंडरस्टैंडेबल है। फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अर्ली 1920s के दौरान भी पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जैसे कुछ बड़े पूंजीपतियों का एक छोटा लेकिन प्रभावशाली गुट खुले तौर पर आंदोलन का दुश्मन था। उन्होंने इसे ओपनली कंडेम किया, इसे देश के लिए खतरनाक बताया। लेकिन 1930s आते आते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ये तस्वीर बदल गई। हाँ, काफी हद तक बदल गई। 1930s में पूंजीपतियों का एक बड़ा हिस्सा आंदोलन का सपोर्टर बन गया, भले ही रिजर्वेशंस के साथ। सोर्स एक बहुत दिलचस्प वाकया बताता है। सितंबर 1930 में जब आंदोलन चल रहा था, वाइसराय ने बड़े पूंजीपतियों से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि वो पब्लिकली कांग्रेस के स्टैंड को रिप्यूडिएट करें, यानी सार्वजनिक रूप से उसका खंडन करें, उसे गलत ठहराएं। अच्छा जी। वाइसरॉय ने उन्हें ऐसा करने पर सरकारी प्रोटेक्शन की पूरी गारंटी भी दी कि आपके बिजनेस को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वाह। हाँ, ये 1920s के मुकाबले एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। ये दिखाता है कि उनका नेशनल कॉन्शियसनेस बढ़ रहा था और वो कांग्रेस को नेशनल मूवमेंट की मेन ड्राइविंग फोर्स के तौर पे एक्सेप्ट कर चुके थे। और आगे चलकर 40s में जब आज़ादी की लड़ाई अपने अंतिम और सबसे निर्णायक दौर में पहुंची, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, क्विट इंडिया मूवमेंट की तैयारी हो रही थी, उनका रुख और भी ज्यादा नेशनलिस्ट और असर्टिव हो गया। सितंबर 1940 में पुरुषोत्तम दास, वही पुरुषोत्तम दास जो 1920s में नॉन कॉर्पोरेशन के कट्टर विरोधी थे, उन्हें लगा कि अंग्रेजों का जो पॉलिटिकल स्टैंस है उसे देखते हुए कांग्रेस के पास नॉन कॉर्पोरेशन के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा है। और सबसे पावरफुल स्टेटमेंट तो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने से ठीक 4 दिन पहले आया, 5 अगस्त 1942 को। पुरुषोत्तम दास, JRD टाटा और GD बिरला यानी उस समय के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, टाइटन्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने वाइसरॉय को एक जॉइंट लेटर लिखा। क्या लिखा था उसमें? उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि मौजूदा पॉलिटिकल डेडलॉक का, वॉर एफर्ट को सक्सेसफुली चलाने का और एक और मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकने का एकमात्र समाधान है देश को राजनीतिक स्वतंत्रता देना, युद्ध के बीच में भी। Granting political freedom to the country
even during the midst of war. वाओ, युद्ध के बीच में आजादी की मांग, वो भी उन लोगों की तरफ से जिन्हें स्टेबिलिटी और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी की सबसे ज्यादा चिंता रहती है। ये तो दिखाता है कि उनका स्टैंड कितना ड्रामेटिकली इवॉल्व हुआ था। 1905 के स्वदेशी बॉयकॉट के विरोध से लेकर 1942 में वॉर टाइम इंडिपेंडेंस की डिमांड तक। व्हाट अ जर्नी। बिल्कुल, ये उनके पॉलिटिकल इवोल्यूशन और बढ़ते हुए नेशनल अलाइनमेंट को दिखाता है। वो समझ चुके थे कि अब आज़ादी से कम कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है और देश का फ्यूचर इसी में है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो भारतीय पूंजीपति वर्ग का साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष में रोल बड़ा मल्टीलेयर्ड, बड़ा न्यूआंस्ड था। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने मुनाफे के लिए जी रहे थे या सिर्फ डर में जी रहे थे। हाँ, क्लास इंटरेस्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, शायद प्राइमरी थे, लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट्स के साथ काफी हद तक अलाइन भी हो रहे थे, खासकर बाद के सालों में। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके पसंद थे, मास एक्शन से डरते थे, लेकिन उसकी ताकत को भी समझते थे और उसे लेवरेज करने से चूकते नहीं थे। हाँ, और सबसे खास बात, कांग्रेस से मतभेद रखते हुए भी मोटे तौर पर उसके साथ जुड़े रहे, उसे नेशनल मूवमेंट की मेन वेहिकल मानते रहे और ब्रिटिश रिप्रेशन का कभी साथ नहीं दिया। बिल्कुल। उनका रवैया वक्त के साथ काफी बदला। स्वदेशी के विरोध से लेकर 1942 में युद्ध के बीच आजादी की मांग तक का सफर उनकी बदलती सोच, बढ़ते हुए पॉलिटिकल मैच्योरिटी और नेशनल कॉन्शियसनेस का सबूत है। उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स गेम खेला जिसमें अपने हितों को साधते हुए नेशनल कॉज को भी आगे बढ़ाया। बिल्कुल, ये कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास में किसी भी ग्रुप के मोटिवेशंस को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना कितना गलत हो सकता है। क्लास इंटरेस्ट्स और नेशनल इंटरेस्ट्स कैसे आपस में गुंथे होते हैं, कभी कॉन्फ्लिक्ट में, कभी अलाइनमेंट में, ये समझना आज भी रेलेवेंट है जब हम अलग अलग ग्रुप्स के पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। सही कहा, ये दिखाता है कि बड़े हिस्टोरिकल चेंजेस जैसे स्वतंत्रता संग्राम कितने कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हर एक्टर की अपनी मोटिवेशंस, स्ट्रैटेजीज और कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। आज हम बिपिन चंद्रा की किताब इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के चैप्टर 29 भारतीय पूंजीपति और राष्ट्रीय आंदोलन पर अपनी बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे भारतीय पूंजीपति वर्ग, यानी जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन थे, वो नेशनल मूवमेंट से जुड़े। लेकिन आज का सवाल थोड़ा और गहरा है। क्या वो सिर्फ जुड़े या उन्होंने आंदोलन को चलाया, उसे कंट्रोल किया? एक आम धारणा है, एक नैरेटिव है कि शायद पैसों के दम पर कांग्रेस और आंदोलन उनके इशारों पर नाचते थे। हाँ, ये बात तोड़ते अक्सर। आज इसी धारणाओं को परखना है, इस रिश्ते के असली डायनामिक्स को समझना है। क्या सच में कहानी इतनी सीधी थी? ये बात तो उठती है कि भाई जिसके पास पैसा है वही पार्टी चलाएगा, जैसे आजकल भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह की बातें होती हैं। सही बात है। तो उस जमाने में जब बड़े बड़े उद्योगपति बिरला, टाटा कांग्रेस को चंदा दे रहे थे, तो क्या ये मान लेना गलत है कि आंदोलन उन्हीं के हिसाब से चलता होगा? लॉजिकल लगता है सुनने में। लेकिन किताब कुछ और इशारा करती है ना? ऐसा लगता है कि आंदोलन की अपनी एक अलग पहचान थी, एक अपनी गति थी। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कॉलेज में स्टूडेंट्स कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं फीस बढ़ाने के खिलाफ। हो सकता है शहर के कुछ अमीर लोग जिनके बच्चे भी पढ़ते हैं, वो थोड़ा डोनेशन दे दें टेंट पाने के लिए। हाँ, हो सकता है। पर प्रोटेस्ट कब करना है, नारे क्या होंगे, प्रिंसिपल से बात कैसे करनी है, ये सब तो स्टूडेंट्स ही तय करते हैं ना। आंदोलन का अपना दिमाग होता है। बिल्कुल सही पकड़ा है। सॉर्स मटेरियल यानी बिपिन चंद्रा की किताब इस बात को बहुत जोर देकर कहती है। हाँ, ये सच है कि 1920s के आखिर तक आते आते पूंजीपति वर्ग का एक बड़ा और प्रभावशाली हिस्सा कांग्रेस का समर्थन करने लगा था। हाँ, ये तो हमने देखा था। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन न तो इन पूंजीपतियों ने शुरू किया, न ही उन्होंने इसका नेतृत्व संभाला। अच्छा। और न ही वो किसी डिसाइसिव तरीके से यानी निर्णायक रूप से इसकी दिशा या फैसले बदल पाए। आंदोलन ऑटोनोमस था, स्वतंत्र था, अपनी मर्जी का मालिक था। पूंजीपतियों ने तो असल में जो आंदोलन जमीन पर चल रहा था, जो लहर उठ रही थी, उसे देखकर अपनी पोजीशन बनाई, अपनी स्ट्रैटेजी तय की। मतलब वो रिएक्ट कर रहे थे। हाँ, वो रिएक्ट कर रहे थे, ड्राइव नहीं। और अगर हम राष्ट्रवादी खेमे को एक स्पेक्ट्रम की तरह देखें तो पूंजीपति उसमें सबसे कंजर्वेटिव, सबसे दाहिने छोर पर खड़े थे। अच्छा। वो फूक फूक कर कदम रख रहे थे। वो आंदोलन को खींच नहीं रहे थे, बल्कि कोशिश कर रहे थे
कि आंदोलन बहुत ज्यादा तेजी से या बहुत ज्यादा रैडिकल दिशा में न चला जाए। वो अपनी जगह बना रहे थे, आंदोलन का रुख तय नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो इस बात को थोड़ा और खोलते हैं, क्योंकि कुछ बहुत मजबूत तर्क दिए जाते हैं इस धारणा के समर्थन में कि पूंजीपतियों का कंट्रोल था। हाँ, दिए जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल क्लाउड, अपने पैसे का इस्तेमाल करके कांग्रेस पर दबाव डाला। मिसालें दी जाती हैं जैसे रुपी स्टर्लिंग रेशियो कम करवाने की मांग। ये काफी टेक्निकल है। हाँ, मतलब 1 पाउंड के बदले कितने रुपए मिलेंगे, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर असर डालता था। हाँ, ये मांग पूंजीपतियों के फायदे की थी। सही। या फिर टैरिफ प्रोटेक्शन की मांग, मतलब बाहर के माल पर ड्यूटी लगाना ताकि देसी माल बिक सके। हाँ, ये तो सीधा उनके बिजनेस से जुड़ा था। जैसे बाहर की सस्ती चीनी पर टैक्स लगा दिया ताकि अपने यहाँ के गन्ना किसाना और चीनी मिलों को थोड़ी राहत मिले। ये भी सीधे उद्योगपतियों के हित में लगता है। बिल्कुल। या फिर मिलिट्री एक्सपेंडिचर घटाने की बात करना ताकि वो पैसा कहीं और लग सके। ये सब बातें गिनाई जाती हैं। हाँ, फिर 1945-47 के उस नाजुक दौर में जब आज़ादी दरवाजे पर खड़ी थी, तब कोई बड़ा जन आंदोलन क्यों नहीं शुरू किया गया? कहा जाता है ये सब पूंजीपतियों के दबाव में हुआ। इन तर्कों में कितनी सच्चाई है? क्या ये वाकई ठोस सबूत हैं या सिर्फ एक तरफा नजरिया? देखिए, सोर्स के हिसाब से ये तर्क असलियत का एक बहुत छोटा और कई बार तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हिस्सा दिखाते हैं। अच्छा, ये कहना कि ये सब पूंजीपतियों के दबाव में हुआ एक तरह का ओवर सिंप्लीफिकेशन है। चीजों को जरूरत से ज्यादा आसान बना देना है। पूरी तस्वीर इससे कहीं ज्यादा जटिल है। किताब इसके कई कारण गिनाती है और उन्हें समझना बहुत जरूरी है इस मिथक को तोड़ने के लिए। बताइए। पहला कारण, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का जो पूरा कार्यक्रम था, जिसमें ये मांगें जैसे प्रोटेक्शनिज्म, फिस्कल और मॉनेटरी ऑटोनॉमी यानी टैक्स, खर्च और करेंसी पर आज़ादी शामिल थीं, ये सिर्फ पूंजीपतियों के एजेंडे तक सीमित नहीं थीं। अच्छा, ये मांगें तो पूरे राष्ट्र की थीं, जो बरसों से इंपीरियलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी अंग्रेजी साम्राज्य के आर्थिक शोषण का शिकार था। जरा सोचिए, अगर किसी कॉलोनी में सड़कें टूटी फूटी हैं, तो अच्छी सड़कों की मांग सिर्फ वो कंपनी क्यों करेगी जो ट्रक बनाती है? हाँ, वो तो सबको चाहिए, किसान, व्यापारी, आम आदमी। बिल्कुल। इसी तरह जब देश का पैसा बाहर जा रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जब ब्रिटेन अपने फायदे के लिए भारत की आर्थिक नीतियां तय कर रहा था, तो इसका नुकसान तो सबको हो रहा था। सही बात है। इसलिए इन आर्थिक मांगों के लिए सिर्फ पूंजीपति नहीं लड़ रहे थे। कमाल की बात तो यह है कि लेफ्टिस्ट जैसे नेहरू खुद, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, जो पूंजीवाद के सबसे बड़े आलोचक थे, हाँ। वो भी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हुए इन्हीं मांगों के लिए पूरी शिद्दत से आवाज उठा रहे थे। क्योंकि वो जानते थे कि राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी भी जरूरी है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो ये कहना कि ये मांगें सिर्फ पूंजीपतियों की थीं और कांग्रेस ने उनके दबाव में इन्हें उठाया, ये इतिहास को सही ढंग से न समझना है। ये मांगें तो राष्ट्रवाद का अभिन्न अंग थीं। ओके, दूसरा कारण? और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म की ये जो बारीकियां हैं, किस चीज पे कितना टैरिफ लगे, रूपी स्टर्लिंग रेशियो क्या हो, ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हो रहा है, इन सब मुद्दों पर तो शुरुआती राष्ट्रवादियों ने, जैसे दादाभाई नौरोजी, हाँ, दादाभाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, जी.वी. जोशी, राणा डे, इन्होंने तो लगभग आधी सदी पहले ही यानी 19th सेंचुरी के अंत में ही पूरा खाका तैयार कर दिया था। अच्छा, उस वक्त तो बड़ी कंपनियां थी भी नहीं शायद। बिल्कुल, उस वक्त तो भारतीय पूंजीपति एक संगठित राजनैतिक शक्ति के रूप में उभरे भी नहीं थे। सोचिए, दादाभाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी तब दे रहे थे जब शायद टाटा या बिरला की कंपनियों का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। कमाल है। तो कांग्रेस की जो आर्थिक नीतियां थीं, उनकी जड़ें तो बहुत गहरी थीं। वो राष्ट्रवाद की शुरुआती विचारधारा से निकली थीं। पूंजीपतियों ने तो बाद में आकर इन पहले से मौजूद स्थापित मांगों को अपना लिया और उन्हें जोर शोर से उठाना शुरू किया, क्योंकि ये उनके हित में भी थी। तो मतलब कांग्रेस को खरीदने या दबाव डालने का सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही नहीं उठता। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई कहे कि आज की सरकार ट्रैफिक नियमों को इसलिए लागू कर रही है क्योंकि कार कंपनियों ने दबाव डाला है। अरे भाई, ट्रैफिक नियम तो पहले से हैं। हाँ, कारें बढ़ गईं तो उन्हें सख्ती से लागू करना और जरूरी हो गया। सही उदाहरण है। ठीक है, तीसरा कारण। हाँ, ये बात सच है कि कांग्रेस को खासकर चुनावों के समय पैसों की जरूरत पड़ती थी। कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी बिना फंड्स के नहीं चल सकती। बिल्कुल। और उन्होंने बिजनेस समुदाय से, पूंजीपतियों से फंड्स लिए भी, लेकिन किताब में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता
कि इन चंदों के बदले में बिजनेस लॉबी पार्टी की नीतियों या विचारधारा को किसी बुनियादी तौर पर बदलने में कामयाब हुई हो। अच्छा, मतलब फंड्स लिए पर शर्तें नहीं मानी। हाँ, खासकर उन मुद्दों पर जो कांग्रेस के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाते हों। कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा थी, अपना एक कार्यक्रम था जो सिर्फ पूंजीपतियों के हितों तक सीमित नहीं था, और कांग्रेस की फंड्स पर निर्भरता को भी अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। एक बड़ा दिलचस्प वाकया है। मार्च 1939 में वाइसराय लिन लिथगो ने अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर से पूछा कि भाई ये कांग्रेसी इतना सब करते हैं, पैसा कहाँ से आता है इनके पास? हाँ, अच्छा सवाल है। तो डायरेक्टर का जवाब सुनिए। वो कहता है, कांग्रेस के पास पैसों के सब्स्टिट्यूट्स हैं, विकल्प है। देशभक्ति की अपील से ही उनके बहुत सारे नकद खर्चे बच जाते हैं। वाह। आम कांग्रेस गतिविधियों के लिए और चुनावों के लिए भी ये जो पैसे वाले सेठ हैं, यानी पूंजीपति, ये गांधीवादी अंधविश्वास से कम महत्वपूर्ण है। अब यहाँ गांधीवादी अंधविश्वास का मतलब कोई टोना टोटका नहीं है। हाँ, समझ गया। मतलब गांधी जी का प्रभाव। बिल्कुल, गांधी जी का लोगों पर जो जबरदस्त चमत्कारी असर था, उनकी जो नैतिक अपील थी, जो लोगों को बिना पैसे के भी उनके पीछे चलने को प्रेरित करती थी, उसकी बात हो रही है। इंटेलिजेंस डायरेक्टर आगे कहता है कि स्थानीय कांग्रेस संगठन इतने मजबूत हैं और उन्हें जनता का इतना समर्थन हासिल है कि वो अक्सर बिना ज्यादा पैसों के भी चुनाव लड़ने की स्थिति में होते हैं। जैसे आजकल भी होता है कई बार, क्राउड फंडिंग से। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे कोई सामाजिक मुद्दा उठता है तो लोग खुद ही पर्चे छपवा लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, चंदा इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ, कोई बड़ा आदमी सपोर्ट कर दे तो अच्छा है, पर आंदोलन तो लोगों के जज्बे से चलता है। सही। नॉन इलेक्शन के समय में, यानी जब चुनाव नहीं हो रहे होते थे, तो ज्यादातर कांग्रेस कार्यकर्ता तो अपना खर्चा खुद उठाते थे, जेल जाते थे, लाठियां खाते थे। पार्टी का काम मेंबरशिप फीस या छोटे छोटे चंदों से चलता था। तो कांग्रेस पूरी तरह पूंजीपतियों के पैसे पर निर्भर थी, ये बात सही नहीं लगती। ओके, ये भी क्लियर हुआ। चौथा कारण, और इस सब में महात्मा गांधी का नजरिया क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है। गांधी जी बहुत व्यावहारिक थे, लेकिन सिद्धांतों पर अटल थे। 1922 में ही जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उन्होंने व्यापारियों और मिल मालिकों से आंदोलन का समर्थन करने की अपील की, उनके सहयोग का स्वागत किया। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बहुत साफ चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, चाहे वे ऐसा करें या ना करें, यानी समर्थन दें या ना दें, देश की आजादी की यात्रा किसी एक कॉरपोरेशन या लोगों के समूह पर निर्भर नहीं कर सकती। सीधी बात है। ये एक जन आंदोलन यानी मास मैनिफेस्टेशन है। जनता तेजी से मुक्ति की ओर बढ़ रही है और उन्हें संगठित पूंजी यानी ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल की सहायता मिले या ना मिले, उन्हें आगे बढ़ना ही है। ये आंदोलन पूंजी से स्वतंत्र होना चाहिए, फिर भी इसके प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं। हाँ, अगर पूंजी जनता की सहायता के लिए आगे आती है तो ये पूंजीपतियों के लिए सम्मान की बात होगी और ये उस सुखद दिन यानी आजादी के आगमन को तेज करेगी। वाह, कितनी स्पष्टता है। स्वागत है पर निर्भरता नहीं। बिल्कुल। बाद के सालों में, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब राष्ट्रीय आंदोलन पर भयानक दमन हो रहा था, नेता जेलों में थे और देश के कई हिस्सों में लोग अकाल से मर रहे थे, तब कई पूंजीपति युद्ध से मुनाफा कमाने यानी प्रॉफिटियरिंग में लगे थे। हाँ, ये तो सुना है। उस वक्त गांधी जी का रवैया और भी सख्त हो गया था। वो साफ कह रहे थे कि ये लड़ाई जनता की है और ये अपने दम पर लड़ी जाएगी। अगर पूंजीपति साथ आते हैं तो अच्छा है, नहीं आते तो भी ये रुकेगी नहीं। क्लियर है। और पांचवा कारण, अब आते हैं उस बात पर कि आंदोलनों का समय और तरीका, स्ट्रैटेजी एंड टाइमिंग, क्या पूंजीपति तय करते थे? यानी कब आंदोलन शुरू करना है, कब धीमा करना है, कब वापस लेना है। हाँ, ये बड़ा सवाल है। किताब कहती है इसका भी कोई सबूत नहीं है। कांग्रेस अपने फैसले अपनी स्ट्रेटेजिक परसेप्शंस के आधार पर लेती थी। पार्टी का नेतृत्व बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखता था, जैसे कॉलोनियल स्टेट यानी अंग्रेजी सरकार का रवैया कैसा है, कितना दमन करेगी सरकार। हाँ, लोगों की संगठनात्मक तैयारी कितनी है, राजनीतिक और वैचारिक रूप से लोग कितने तैयार हैं, जनता में दमन सहने की क्षमता, स्टेइंग पावर कितनी बची है, कहीं आंदोलन थक तो नहीं रहा, वगैरह वगैरह। काफी चीजें देखनी पड़ती होंगी। ये फैसले बहुत जटिल होते थे और जमीनी हकीकत को देखकर लिए जाते थे, न कि किसी पूंजीपति के कहने पर या उनके नफा नुकसान को देखकर। अच्छा। बल्कि सच तो ये है कि लगभग हर बार जब कांग्रेस ने कोई बड़ा जन आंदोलन शुरू किया,
चाहे वो 1905-8 का स्वदेशी आंदोलन हो, 1920-22 का असहयोग आंदोलन हो, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, 1932 में उसे दोबारा शुरू करना हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो। हाँ, तो ऐसा पूरे पूंजीपति वर्ग या उसके किसी बड़े हिस्से की सहमति या मंजूरी के बिना किया गया। बिना मंजूरी के। हाँ, एक बार आंदोलन शुरू हो गया तब पूंजीपतियों ने उस पर रिएक्ट किया, अपनी पोजीशन बनाई, जो समय के साथ बदलती भी रही, जैसा हमने पिछली बार बात की थी। लेकिन आंदोलन शुरू करने का फैसला कांग्रेस का अपना होता था। ये फिर से वैसा है जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स ये फैसला खुद करते हैं कि स्ट्राइक कब करनी है, ये देखकर कि स्टूडेंट्स कितने गुस्से में हैं, मैनेजमेंट का रवैया क्या है और क्या ये सही समय है। वो कैंटीन वाले या पास के बुक स्टोर वाले से पूछकर स्ट्राइक नहीं करते। हाँ, सही बात है। ये तो काफी अहम नुक्ते हैं। तो अगर पूंजीपति कांग्रेस को कंट्रोल नहीं कर रहे थे, तो फिर वो खुद कांग्रेस को किस नजर से देखते थे? क्या वो मानते थे कि ये हमारी पार्टी है जो हमारे हितों के लिए काम करेगी? बिल्कुल नहीं। यही तो मजेदार बात है। सॉस ये साफ करता है कि पूंजीपतियों ने कभी भी कांग्रेस को अपनी क्लास पार्टी, यानी सिर्फ अपने वर्ग की पार्टी या ऐसी पार्टी जो सिर्फ उनके इशारों पर चले, ऐसा नहीं माना। अच्छा। उन्हें अच्छी तरह पता था कि कांग्रेस का आधार बहुत बड़ा और बहुत डाइवर्स है। वो कांग्रेस को एक ओपन एंडेड ऑर्गेनाइजेशन समझते थे, एक ऐसा खुला मंच, एक छाते की तरह, हाँ, जिसके नीचे बहुत अलग अलग विचारधाराओं और हितों वाले लोग जमा थे और जो एक बहुत बड़े लोकप्रिय आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। इंडियन मर्चेंट्स चेंबर के सेक्रेटरी थे J.K. मेहता। उन्होंने एक बार कहा था कि कांग्रेस में हर तरह की राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा के लोगों के लिए जगह है। मतलब मिक्स बैग था पूरा। बिल्कुल। इसका मतलब पूंजीपति जानते थे कि कांग्रेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वो अपनी जेब में रख सकते हैं। उन्हें पता था कि इस संगठन को लेफ्ट की तरफ, यानी वामपंथी समाजवादी दिशा में भी मोड़ा जा सकता है, या राइट की तरफ, यानी ज्यादा रूढ़िवादी पूंजीवाद समर्थक दिशा में भी रखा जा सकता है। तो वो इसे कंट्रोल करने की बजाय इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, वो कांग्रेस को अपनी बनी बनाई पार्टी नहीं, बल्कि एक ऐसी बड़ी ताकत मानते थे जिस पर लगातार असर डालने की कोशिश करते रहना होगा, जिसे अपने पाले में रखने के लिए मेहनत करनी होगी। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 1930 में तो कांग्रेस के अंदर लेफ्ट का प्रभाव वाकई बढ़ने लगा था, बन गई थी। कम्युनिस्टों का असर भी मजदूरों किसानों में बढ़ रहा था। तो जब पूंजीपतियों ने ये देखा तो उन्होंने क्या किया? क्या वो डर गए कि अब तो क्रांति हो जाएगी, हमारी फैक्ट्रियां छिन जाएंगी? हाँ, ये डर तो था शायद। और क्या इस डर से वो अंग्रेजों की गोद में जाकर बैठ गए, जैसा कि हमें दुनिया के कई और देशों के इतिहास में देखने को मिलता है, जहां अमीर तबका विदेशी ताकतों से मिल जाता है ताकि अपने देश में सामाजिक बदलाव को रोका जा सके? नहीं, यहीं पर भारतीय पूंजीपति वर्ग की राजनीतिक समझ और मैच्योरिटी दिखती है। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छा, क्या किया उन्होंने? लेफ्ट के उभार के डर ने उन्हें साम्राज्यवाद के पाले में नहीं धकेला, उन्होंने राष्ट्रवाद का साथ नहीं छोड़ा। ये बड़ी बात है। हाँ, इसके बजाय उन्होंने लेफ्ट को रोकने के लिए, उसके प्रभाव को सीमित करने के लिए एक बहुत ही सटल यानी महीन सोच समझकर बनाई गई और बहुआयामी मैनी साइडेड रणनीति विकसित की। सटल रणनीति कैसी? और इस रणनीति की सबसे खास बात ये थी कि इसके किसी भी हिस्से में साम्राज्यवाद या उसके हितों से समझौता शामिल नहीं था। उनका राष्ट्रवाद मजबूत बना रहा, वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े रहे, लेकिन साथ ही साथ वो कांग्रेस के अंदर लेफ्ट के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने की कोशिश भी करते रहे। अच्छा, मतलब डबल गेम नहीं। डबल गेम नहीं, बल्कि दो मोर्चों पर लड़ाई, एक बाहर अंग्रेजों से, एक अंदर लेफ्ट के प्रभाव से। समझ गया। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक मिसाल देखिए 1929। जब ट्रेड यूनियनों में कम्युनिस्टों की सक्रियता बहुत बढ़ गई तो कुछ छोटे मोटे पूंजीपतियों में सुझाव दिया कि क्यों ना यूरोपीय यानी ब्रिटिश और भारतीय पूंजीपति मिलकर एक साझा मिलीजुली क्लास पार्टी बना लें जो एकजुट होकर कम्युनिज्म का मुकाबला करे। अच्छा, मतलब अंग्रेजों से हाथ मिला लें। हाँ, लेकिन जो बड़े समझदार पूंजीवादी नेता थे जैसे G.D. बिरला, उन्होंने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया। बिरला ने साफ कहा, पूंजीपतियों का उद्धार
सैल्वेशन प्रतिक्रियावादी तत्वों रिएक्शनरी एलिमेंट्स यानी साम्राज्यवाद समर्थक अंग्रेजी हितों के साथ हाथ मिलाने में नहीं है, बल्कि उन लोगों के साथ सहयोग करने में है जो संवैधानिक तरीकों से सरकार को बदलकर एक राष्ट्रीय सरकार बनाना चाहते हैं। यानी कांग्रेस के अंदर जो ज्यादा कंजर्वेटिव राइट विंग वाले राष्ट्रवादी थे, उनके साथ मिलकर काम करने में। वाह, मतलब लड़ाई घर के अंदर ही लड़नी है। बिल्कुल, उनका साफ मानना था कि लड़ाई अपने घर यानी कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर लड़नी है, अंग्रेजों का साथ लेकर नहीं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं होता यहाँ। सही। और कोई मिसाल? एक और मिसाल 1928। अंग्रेजी सरकार एक पब्लिक सेफ्टी बिल लेकर आई। कहने को तो इसका मकसद कम्युनिस्टों और विदेशी एजेंटों को रोकना था, पर असल निशाना राष्ट्रीय आंदोलन था। मजेदार बात यह है कि भारतीय पूंजीपतियों ने अपनी संस्था फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जरिए इस बिल का समर्थन करने से इनकार कर दिया। क्या बात है, अपने ही कथित दुश्मनों कम्युनिस्टों को रोकने वाले बिल का विरोध? हाँ, क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि इस कानून का इस्तेमाल सिर्फ कम्युनिस्टों पर नहीं होगा, बल्कि बहाने से पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए किया जाएगा। ओ, दूर की सोच रहे थे। बिल्कुल, उन्हें पता था कि आज कम्युनिस्टों के नाम पर डंडा चलेगा, कल राष्ट्रवादियों पर चलेगा। तो उनकी रणनीति थी क्या फिर? लेफ्ट को कैसे रोकते? उन्होंने लेफ्ट पर सीधा हमला करने से परहेज किया, खासकर अपनी वर्गीय संस्थाओं जैसे फिक्की या मिल ओनर्स एसोसिएशन के मंच से। क्यों? जी.डी. बिरला ने 1936 में जब नेहरू के समाजवादी भाषणों से पूंजीपति वर्ग काफी चिंतित था, तब समझाया कि क्यों सीधा हमला करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि एक विशुद्ध पूंजीवादी संगठन, अ प्योरली कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिज्म के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ने वाला अंतिम निकाय, लास्ट बॉडी है। मतलब वो मानते थे कि अगर फिस्की बोलेगी तो कोई सुनेगा नहीं। हाँ, उनका मानना था कि अगर फिस्की जैसा संगठन सीधे कम्युनिज्म या समाजवाद के खिलाफ प्रस्ताव पास करेगा तो जनता या मध्यम वर्ग पर उसका कोई असर नहीं होगा, उल्टा लोग उसे अमीरों का स्वार्थ समझेंगे। बात तो सही है, तो फिर क्या तरीका था? बेहतर तरीका क्या है? बिरला ने सुझाया, जिन्होंने संपत्ति त्याग दी है उन्हें वो कहने दे जो आप कहना चाहते हैं। अच्छा, मतलब खुद मत बोलो, दूसरों से बुलवाओ। हाँ, यानी सीधे खुद बोलने के बजाय कांग्रेस के अंदर ही जो नेता उस समूह पूंजीवाद के समर्थक थे या समाजवाद के विरोधी थे, जैसे सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, उनके हाथ मजबूत किए जाए। ओ, उनको सपोर्ट करो पीछे से। बिल्कुल, उन्हें आगे किया जाए ताकि वो लेफ्ट का मुकाबला करें। ये कुछ वैसा ही है जैसे आजकल ऑफिस पॉलिटिक्स में होता है। बॉस सीधे किसी ट्रबलसम एम्प्लॉय से भिड़ने के बजाय उन टीम लीड्स या मैनेजर्स को सपोर्ट करता है जो उसकी लाइन लेते हैं और जिनकी बात शायद बाकी एम्प्लॉयज सुन ले। वाह, ये तो वाकई बड़ी सोची समझी चाल थी, बहुत सटल। हाँ, बहुत सटल तरीका था ये। तो सीधा टकराव मोल लेने के बजाय अंदर ही अंदर अपने पक्ष को मजबूत करना। हाँ। और क्या तरीके अपनाए उन्होंने? क्या सुधारों का रास्ता भी एक रणनीति थी? मतलब जनता को, मजदूरों को कुछ रियायतें दे दो ताकि वो ज्यादा रेडिकल ना हो जाएं? हाँ बिल्कुल, ये उनकी रणनीति का दूसरा अहम पहलू था, सुधारों का रास्ता। अच्छा। जी.एल. मेहता जो 1943 में फिक्की के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सुधारों का एक सुसंगत कार्यक्रम, अ कंसिस्टेंट प्रोग्राम ऑफ रिफॉर्म्स, ही सामाजिक उथल-पुथल, सोशल अपहीवल्स और क्रांति के खिलाफ सबसे प्रभावी उपाय है। मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, कुछ वैसा ही। इसी सोच का नतीजा था 1942 में पूंजीपतियों द्वारा बनाई गई पोस्ट वॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमेटी, जिसने आगे चलकर भारत के आर्थिक भविष्य का एक खाका तैयार किया, जो बॉम्बे प्लान के नाम से मशहूर हुआ। हाँ, बॉम्बे प्लान का नाम तो सुना है। जी.आर.डी. टाटा, बिरला सब थे उसमें। हाँ, वो ही। इस बॉम्बे प्लान का मकसद क्या था? सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं। किताब बताती है कि इसका उद्देश्य था समाजवादी आंदोलन में जो कुछ भी ठोस और व्यवहारिक है उसे शामिल करना और ये देखना कि पूंजीवाद की किसी भी आवश्यक विशेषता को छोड़े बिना समाजवादी मांगों को कहाँ तक अकोमोडेट किया जा सकता है, कहाँ तक उन्हें माना जा सकता है। अच्छा, मतलब बीच का रास्ता निकालना। हाँ, ये कुछ ऐसा है जैसे घर का कोई समझदार बड़ा बुजुर्ग देख रहा है कि नई पीढ़ी के तेवर बदले में उनकी मांगें बढ़ रही हैं, तो वो सोचता है कि पूरी तरह बगावत हो जाए, उससे अच्छा है कि उनकी कुछ जायज मांगे मान लो, उन्हें थोड़ी और जिम्मेदारी, थोड़ा और जेब खर्च दे दो ताकि वो काबू में रहे, लेकिन घर का कंट्रोल अपने हाथ में ही रखना है।
बढ़िया एनालॉजी है। इसीलिए बॉम्बे प्लान ने सिर्फ बिजनेस बढ़ाने की बात नहीं की, उसने देश के सामने जो बड़ी चुनौतियां थीं, तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो और साथ ही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी धन का बंटवारा ज्यादा बराबरी से कैसे हो, इन सवालों को गंभीरता से लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉम्बे प्लान ने पार्शियल नेशनलाइजेशन यानी कुछ जरूरी उद्योगों को सरकारी नियंत्रण में लेना। क्या नेशनलाइजेशन पूंजीपतियों ने? हाँ, पार्शियल नेशनलाइजेशन, एक मजबूत पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कंपनियों की जरूरत, लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार ताकि जमीन का बंटवारा ठीक हो, और मजदूरों के लिए तमाम वेलफेयर स्कीम्स जैसे न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे तय करना, सामाजिक सुरक्षा की वकालत की। अरे बाप रे, ये तो काफी रैडिकल लगता है उनके हिसाब से। हाँ, ये उस जमाने में पूंजीपतियों के एक समूह की तरफ से आना बहुत प्रगतिशील बात थी। और इसका क्या कारण था? सिर्फ लेफ्ट को शांत करना? वो भी एक कारण था, पर शायद वो भविष्य को भी देख रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बॉम्बे प्लान बनाने वाले, जिनमें जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला जैसे बड़े नाम शामिल थे, उनकी बुनियादी सोच, बेसिक अजम्पशन ये थी कि ये सारी योजनाएं, ये सारे सुधार केवल एक स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार, इंडिपेंडेंट नेशनल गवर्नमेंट ही लागू कर सकती है। अच्छा, मतलब आजादी पहली शर्त थी। बिल्कुल। उन्होंने ये नहीं कहा कि अंग्रेजों के राज में ही ये सब हो जाएगा। उनका पूरा विजन आजाद भारत के लिए था। वो भविष्य की तैयारी कर रहे थे और ये पक्का कर रहे थे कि आजाद भारत में पूंजीवाद का भविष्य सुरक्षित रहे, भले ही उसे कुछ समाजवादी रंगत देनी पड़े। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? अगर हम भारतीय पूंजीपति वर्ग के रोल को राष्ट्रीय आंदोलन में समझना चाहें तो उनके बारे में अंतिम मूल्यांकन क्या हो सकता है? निचोड़ ये है, जैसा कि किताब तर्क देती है, कि भारतीय पूंजीपति वर्ग बेशक एंटी सोशलिस्ट था, वो समाजवाद नहीं चाहता था, वो निश्चित रूप से बुर्जुआ था, यानी अपनी पूंजीवादी हितों को लेकर सजग और सक्रिय था। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, वो प्रो इंपीरियलिस्ट नहीं था। हाँ, ये बात बार बार आ रही है। वो साम्राज्यवाद विरोधी था, वो अंग्रेजी राज का खात्मा चाहता था, और ये उसकी सबसे प्रमुख राजनीतिक पहचान थी उस दौर में। ओके। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आजादी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर कुल मिलाकर बुर्जुआ विचारधारा का दबदबा, बुर्जुआ आइडियोलॉजिकल हेजेमनी क्यों बना रहा? हाँ, ये अहम सवाल है, जबकि लेफ्ट भी काफी मजबूत था। बिल्कुल, जबकि हमने देखा कि आंदोलन के भीतर मजबूत वामपंथी, समाजवादी और कम्युनिस्ट धाराएं भी मौजूद थीं। किसान आंदोलन थे, मजदूर आंदोलन थे, फिर भी आजाद भारत की शुरुआती नीतियां काफी हद तक पूंजीवादी रास्ते पर ही क्यों चलीं? किताब इसके कुछ संभावित कारण बताती है। क्या है वो कारण? पहला, भारतीय पूंजीपति वर्ग की राजनीतिक परिपक्वता, मैच्योरिटी। उन्होंने दूर का सोचा, अपने लॉन्ग टर्म हितों को पहचाना और शॉर्ट टर्म फायदों या डर के लिए राष्ट्रवाद के बड़े लक्ष्य से समझौता नहीं किया। दूसरा, उन्होंने कांग्रेस के असली मिले जुले स्वरूप को और समाज के विभिन्न वर्गों, किसान, मजदूर, मध्य वर्ग के साथ उसके जटिल संबंधों को सही ढंग से समझा। वो जानते थे कि कांग्रेस एक इंद्रधनुषी गठबंधन है जिसे साधना होगा। सही। तीसरा, जैसा हमने देखा, लेफ्ट से खतरा महसूस होने या साम्राज्यवाद से लालच मिलने के बावजूद उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का दामन नहीं छोड़ा। वो जातीय आंदोलन के खेमे में डटे रहे। चौथा, वो अपने वर्गीय हितों को, क्लास इंटरेस्ट्स को राष्ट्र के व्यापक हितों, नेशनल इंटरेस्ट्स के रूप में पेश करने में काफी हद तक सफल रहे। जैसे इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मामला, उन्होंने इसे ऐसे पेश किया जैसे ये पूरे देश की मांग हो, और इसमें काफी सच्चाई भी थी। इस तरह उन्होंने अपनी विचारधारा को एक व्यापक स्वीकृति दिलाई। हाँ, ये उन्होंने बखूबी किया। और पांचवा सोर्स इशारों में ये भी कहता है कि शायद लेफ्ट की अपनी कुछ रणनीतिक कमियां भी रहीं, जिनकी वजह से वो बुर्जुआ प्रभुत्व को उतनी मजबूती से चुनौती नहीं दे पाए। हालांकि इस चैप्टर में उस पर विस्तार से बात नहीं की गई है। ओके। तो संक्षेप में कहें तो भारतीय पूंजीपति वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन के मंच पर अपने पत्ते बहुत होशियारी और समझदारी से खेले। मंजे हुए खिलाड़ी थे। बिल्कुल। उन्होंने आजादी के बड़े खेल को हमेशा ध्यान में रखा और साथ ही साथ उस खेल के अंदर अपने हितों के लिए जो खतरे थे, जैसे लेफ्ट का उभार, उनका प्रबंधन भी बड़ी कुशलता से किया। और ये सब किया
बिना दुश्मन यानी साम्राज्यवाद से हाथ मिलाए। ये उनकी अनोखी कहानी है। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 29, Indian Capitalists and the National Movement of India's Struggle of Independence by Bipin Chandra. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyawad. Jai Hind.